स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग करते हैं 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर के जो भी इस हफ्ते में बैंकिंग और फाइनेंस के करंट अफेयर्स आए हैं वो डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको करंट अफेयर रफ्तार के बारे में बताऊंगी। करंट अफेयर रफ्तार जो जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी करंट अफेयर उनकी हेडलाइंस आपको एक ही जगह पे दे दे। इसकी पीडीएफ आपको परचम क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज हमारे चल रहे हैं जैसे एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर किया जा रहा है। एक चल रहा है एसएससी इकोनॉमी का कोर्स, एक चल रहा है एसएससी पॉलिटी का कोर्स। एक बात को याद रखना, आपको अभी भी कोई भी कूपन कोड यूज नहीं करना है कि ऑलरेडी प्राइसेस हम लोगों ने डाउन कर रखे हैं, तो आपको कोई कोड नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि मैम अप्लाई नहीं हो रहा है आपका कोड, तो कोड अभी आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज की न्यूज़ के पिटारे में क्या-क्या है। सबसे पहली न्यूज़ क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ ग्रोथ एस्टिमेशन किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि जो हमारा ग्रोथ है, वो 6.5% रहेगा। पहले कहा था 7.2% रहेगा लास्ट फिस्कल ईयर के अंदर, लेकिन अभी कहा है कि ये 6.5% रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये डाटा है। और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से ये 7.2 से 6.5% बेसलाइन हम लोगों ने मान लिया कि कंफर्टेबली इतनी ग्रोथ हपा देखने को मिलेगी। ठीक है? सवाल ये आता है जीडीपी होता क्या है? जीडीपी देखो क्या होता है, इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए ये आपके देश की टेरिटरी, ये आपके देश की टेरिटरी, ठीक है? ये हमारे देश की सीमा है। इस देश में ए, बी, सी, डी 4 फैक्ट्री काम कर रही। ए फैक्ट्री इंडिया की है, बी फैक्ट्री मान लीजिए जापान की है, सी फैक्ट्री मान लीजिए चाइना की है और डी फैक्ट्री मान लीजिए अमेरिका की। चारों ही फैक्ट्री ने एक साल में, 1 ईयर में जितना भी प्रोडक्शन किया है, जितना भी प्रोडक्शन किया है एक साल में चारों ही फैक्ट्री ने, उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। जो वैल्यू आएगी दैट इज जीडीपी। यानी आपके देश की टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी मॉनेटरी मेजरमेंट को जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने बात। अब दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज एक्सिस बैंक ने नियो फॉर बिजनेस नाम का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। नियो फॉर बिजनेस किसने शुरू किया अगर पूछ लिया जाए तो एक्सिस बैंक ने। इसके बेनिफिट क्या होंगे? ये देखो एमएसएमई के लिए गेम चेंजर की तरह प्रूव हो सकता है। इससे क्या होगा, इसके की फीचर क्या होंगे? ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, आप ये मान के चलो जितने भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले हैं वो सेल्फ ऑन बोर्डिंग कर सकते, मतलब आपको बार-बार बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन माध्यम से ही अपने सारे काम घर बैठे कर सकते हो। आपको बल्क में किसी को पेमेंट करना है, मान लीजिए जैसे बिज़नेस कर रहे हो तो बहुत बड़ी अमाउंट आपको किसी को पे करनी है, बल्क में बहुत सारा पैसा आपको पे करना है, तो आप नियो फॉर बिज़नेस के माध्यम से कर सकते हो। जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइस आपको चाहिए, टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो एफर्टलेसली बिना किसी दिक्कत के ये काम घर बैठे हो जाएगा। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन अगर आपको चाहिए, मतलब अगर आप चाहते हो कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से इंटीग्रेट हो जाओ आप ट्रांजैक्शंस के लिए, तो ये काम घर बैठे हो जाएगा। कस्टमर्स का व्यू आपको देखना है कि कौन सा कस्टमर किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है, कहाँ पे मेरी कितनी ज्यादा पेमेंट्स आई है, तो ये 360 डिग्री कस्टमर व्यू आप पता कर लोगे। एंड टू एंड ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग कि आपका पैसा कहाँ से चला है, कहाँ को गया है, किसका कितना पैसा लिया है, दिया है, ये सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे आपको पता लग जाएगी। और ये ऑटो रिकंसाइलेशन, यानी कि जो रिकॉन्सिलिएशन की प्रोसेस है वो भी ऑटोमेटिक है, एरर्स कम रहेंगे और सिंगल सेविंग वैल्यूएबल टाइम में, यानी एमएसएमई बहुत कम समय में बहुत सारे काम एक ही साथ में एरर फ्री तरीके से कर सकता है। तो ये नियो फॉर बिजनेस एक्सिस बैंक ने शुरू किया। कैश फ्लो की रिपोर्ट, रिकरिंग कलेक्शन की हर महीने इतनी-इतनी पेमेंट इससे लेनी है, उन सब चीज़ों को आप एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। ठीक है? अब एमएसएमई कहते किसको है? क्या क्लासिफिकेशन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है? माइक्रो के लिए क्या, स्मॉल के लिए क्या और मीडियम के लिए? देखो माइक्रो एंटरप्राइज क्या होगा? जिसके यहाँ पे प्लांट और मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा के ना हो और टर्नओवर 1 साल का 5 करोड़ से ज्यादा का ना हो।
स्मॉल एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे? जहां पे प्लांट और मशीनरी 10 करोड़ से ज्यादा की ना हो और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का ना हो। मीडियम किसको कहेंगे? जहां पे जो प्लांट और मशीनरी है वो 20 करोड़ से ज्यादा का ना हो और एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का ना हो। तो इसको याद रखना ये जरूरी है कि माइक्रो एंटरप्राइज किसको कहते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज किसको कहते हैं और मीडियम एंटरप्राइज किसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है जो जेपी मॉर्गन है, जो एक अमेरिका न्यूयॉर्क बेस्ड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जेपी मॉर्गन। उसने भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स के अंदर, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर लॉन्च कर। मतलब कहने का भाव क्या है, इस बात को समझ। अभी तक क्या होता था, हमारे देश की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडिया के अंदर ही घूम रही। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? कुछ ऐसी रिसिप्ट्स है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि 100 रुपए सरकार को चाहिए और वो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा इस डेट को वापस कर देंगे। दिस इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप क्या करोगे? सरकार को ये 100 रुपए दे दोगे, गवर्नमेंट को ये 100 रुपए दे दोगे और गवर्नमेंट आपको ये पीस ऑफ पेपर दे देगी, यानी गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी दे देगी आपको और आप गवर्नमेंट को पैसा दे दोगे, 100 रुपीज दे दोगे क्योंकि इसकी कीमत 100 रुपीज। और जितने समय के लिए ये सिक्योरिटी है, टाइम पीरियड होगा इसका फिक्स, 2 साल 3 साल, फिर इंटरेस्ट आपको वो सारा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अभी तक क्या होता था, ये भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडिया के अंदर ही होती थी, मतलब जो पैसा आता था वो इंडिया के अंदर से ही आता था। लेकिन पहली बार जो जेपी मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन जो न्यूयॉर्क बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने क्या किया, ये जो इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये उसने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च कर। मतलब अब भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी विदेशी लोग खरीदेंगे, सरकार को पैसा देंगे, जिससे इंडिया के अंदर क्रेडिट बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट के प्लान्स ज्यादा होंगे। तो ये न्यूज थी। ये क्या कहता है? कहता है कि 21 बिलियन डॉलर हम इकट्ठा कर सकते हैं इस तरीके से, 1.7 लाख करोड़ रुपए अगले फिजिकल ईयर के अंदर। ठीक है। क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर लॉन्च करने वाले। ये क्या होगा, 10 मंथ पीरियड के लिए हम इसको लॉन्च करेंगे 28 जून 2024 से 31 मार्च 2025 तक। धीरे धीरे शुरुआत में 1% वेटेज ही रहेगा, यानी 1% हिस्सा ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वहां पे लगेगा। धीरे 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 वो 10 महीने के अंदर अंदर 10% तक की कवरेज वो कर लेगा, यानी 10% वेटेज हमारी इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंटरनेशनल मार्केट में होने वाला। इससे क्या होगा, विदेशी लोगों का यानी फॉरेन फ्लो इंडिया के अंदर आए। ठीक है। बहुत सारे पैसिव इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर आएंगे, डोमेस्टिक कैपिटल बढ़ेगा। और जेपी मॉर्गन पहली बार ऐसा कुछ कर रहा है कि हम ये काम पहली बार, मतलब इंडिया के जो गवर्नमेंट बोर्ड है पहली बार इस तरीके से कोई प्राइवेट कंपनी विदेशों में लगा रही। जेपी मॉर्गन एंड कंपनी जो है वो एक अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशलाइज्ड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, एसेट मैनेजमेंट में, प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री में। 1871 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी फाउंडेशन जेपी मॉर्गन ने रखी है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो 6.3% की उम्मीद की। देखो वो जो पहले बताया था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया था, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस फिस्कल ईयर के लिए 6.3% ग्रोथ, जो पहले 6.4% लग रही थी, लेकिन अब 6.3% ही ग्रोथ जो है वो प्रिडिक्ट की। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए। एक्सपोर्ट कम हो गए मतलब हम जो राइस वगैरह है उसकी एक्सपोर्ट को हमने बैन कर दिया था, मैंने आपको न्यूज में बताया था। रेनफॉल पैटर्न बहुत ज्यादा इरेटिक रहा, जिससे आउटपुट बहुत ज्यादा खराब हुआ। ठीक है। बैंक की जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी किया है कि 5% से बढ़ा के इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग 5.5%, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा और 24-25 तक 6.7% हो जाएगा। अब ये डाटा तो याद रहेगा नहीं, ना ही ये याद रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7.2% जीडीपी को बता के 6.5 बताया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.4 से घटा के 6.3 बताया। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है ने हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू, है ना वो, है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस, सुबह हो गई मामू। तो वहीं से रिलेट करके हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू, ये कैंपेन लॉन्च किया है एको ने। सबसे पहले तो देखो एको क्या है। एको एक जनरल इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
जिसकी फाउंडेशन नवंबर 2016 में रखी गई थी। ठीक है, इसको लाइसेंस दिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सितंबर 2017। फाउंडर इसके वरुण दुआ है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी एको टेक्नोलॉजी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। फाउंडेड इन 3 नवंबर 2016 और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु। अब समझना इसने क्या किया। अभी देखो, आप जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो उसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे होता है कि आपको इतने दिन एडमिट रहना पड़ेगा, फिर इतने दिन के बाद प्रोसेसिंग शुरू होगी, कागज जाएंगे, फिर आपको इतने दिन वेट करना पड़ेगा, इतने रुपए तक का ही रूम आप हॉस्पिटल में ले सकते हो, इतने रुपए तक के टेस्ट ही आपके हेल्थ इंश्योरेंस वाले देंगे। बहुत सारी ऐसे लिमिटेशंस होती। लेकिन एको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में एको प्लैटिनम हेल्थ प्लान आया, जिसके अंदर 100% बिल पेमेंट आपको मिले। अभी क्या होता है, 80% रीइंबर्स होता है। आपके 100 रुपए लगे हैं तो आपको 80 ही वापस मिलेंगे। अभी 100% बिल पेमेंट होगा। कोई रूम रेंट की कैपिंग नहीं है कि 6400 वाला रूम के पैसे वापस मिलेंगे, 5000 वाले के। चाहे 10,000 का रूम लो, हॉस्पिटल में जाके पैसे सारे मिलेंगे। जीरो वेटिंग पीरियड होगा, यानी कि आपको वेट नहीं करना, जल्दी से आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। कंपनी क्लेम करती है कि हम जीरो वेटिंग पीरियड के अंदर 100% बिल पेमेंट स्ट्रेस फ्री क्लेम देंगे, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके अंदर क्या क्या की फीचर है, एक तो जीरो वेटिंग पीरियड का की फीचर, 100% बिल पेमेंट का फीचर, ठीक है, और स्ट्रेस फ्री क्लेम आपको मिलेगा और इजी होगा। क्लेम आप करोगे, कंपनी में क्लेम करोगे कि हमको पैसा वापस दो, वो जो क्लेम की फाइलिंग होती है वो भी ऑनलाइन तरीके से और आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ये एको जनरल इंश्योरेंस की बात। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, सिडबी ने 10,000 करोड़ रुपए अगले फिस्कल ईयर के अंदर राइट इशू से जनरेट करने की बात कही। सबसे पहले तो ये राइट इशू समझो क्या होता है। देखो, राइट इशू क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी, इस कंपनी ने कुछ शेयर जारी किए और वो शेयर इन 100 लोगों के अंदर है, 100 पीपल्स के पास वो शेयर है। अब कंपनी क्या चाहती है कि मैं 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लूं, राइट इशू कर। राइट का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उन्हीं को ही पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। कि आपका अधिकार है, आपका राइट है कि पहले आप इन शेयर्स को खरीद लें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम बाकी लोगों को ये शेयर बांटेंगे। तो ये है राइट इशू। तो क्या है, इसको कहते हैं राइट इशू। तो सिडबी ने ये कहा है मैं 10,000 करोड़ राइट इशू से रेज कर लूंगा, 5,500 करोड़ करके दो फिस्कल के अंदर ये काम कर लूंगा। जिससे क्या होगा, हमारी जो एसेट है, सिडबी का जो एसेट है, वो 4 लाख करोड़ से बढ़ के 5 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद सिडबी के अंदर शेयर होल्डिंग किस किस की है, ये सवाल बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। सिडबी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की 20.8% शेयर होल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 15.65, एलआईसी की 13.3। तो बची हुई शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, अब ये नया शब्द आया है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये क्या होता है, ये होता है कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो। कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो। अब सिडबी देखो क्या करता है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या करेगा, इंडस्ट्रीज को छोटी छोटी इंडस्ट्री को लोन देता है। अगर उसने लोन कुछ ऐसी कंपनी को दिया है जहां से वापस आना मुश्किल है, लोन वापस आना मुश्किल है, मतलब रिस्की लोन है, मान लीजिए उसने 100 रुपए रिस्की लोन दिया है, तो उसी के हिसाब से ही, और उसका CAR 24.28% है मान लीजिए, तो आप इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको आसान करके बताती हूँ। मान लीजिए किसी का CAR 10%, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10% है, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल रिस्क वेट की तुलना में 10%। कितना, 10%। ठीक है, 10% को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10/100 यानी 1/10। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी का रिस्क वेट 200 रुपए है, अगर किसी का रिस्क वेट 200 रुपए है, उसको कैपिटल कितनी इकट्ठी करनी होगी, यूं हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू कैपिटल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल कितनी आ जाएगी, उसको हर वक्त अपने पास 20 रुपए कैपिटल इकट्ठी। ठीक है, अगर किसी का 15% CAR है, तो कैपिटल एक्स उसको इकट्ठी करनी पड़ेगी, अगर उसका रिस्क वेट 200 है।
ठीक है, या मैं मान लूं 400 रिस्क वेट है, 15% को 15/100 में लिख सकती हूँ, तो उसको 60 रुपीज हर वक्त अपने पास कैपिटल जनरेट करनी। तो सीएआर जितना बढ़ेगा या रिस्क वेट एसेट जितना बढ़ेगा, उतना ज्यादा कैपिटल हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो जो सिडबी का सीएआर है वो घटता जा रहा है, 24.28% से 19.29% हुआ और अब ये 15.63%। ठीक है, मतलब इसको अपना कैपिटल इकट्ठा करना है, कैपिटल इकट्ठा करना है 10,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ करके राइट इशू से ये कैपिटल इकट्ठा करे। सिडबी क्या है? ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, किसको रेगुलेट करती है? जो भी एमएसएमई है, छोटी छोटी फाइनेंशियल कंपनी है, वो रेगुलेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इसका जुरिस्डिक्शन आता है, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ के अंदर है। ठीक है, और ये 2 अप्रैल 1990 को इस्टेब्लिश हुआ था। आईडीबीआई की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, शुरुआत में ये कंप्लीट सब्सिडरी थी, लेकिन बाद में 27 मार्च 2000 को ये वहां से डीलिंक हो गई, मतलब अब ये उसकी सब्सिडरी नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है ई रूपी जो है, इलेक्ट्रॉनिक रूपी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। पूरे भारत के अंदर 16.39 करोड़ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सर्कुलेट कर रही है और ये आरबीआई की हैंडबुक है, आरबीआई का स्टैटिस्टिक्स है, आरबीआई का डाटा। ठीक है, टोटल ई रूपी सर्कुलेशन जो है वो कैसे कैसे बताया है? रिटेल में तो है 5.70 करोड़, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। रिटेल का मतलब क्या है? आपके और मेरे जैसे लोग जो इसको यूज कर रहे हैं। और होलसेल का मतलब क्या है? एक बैंक दूसरे बैंक के बीच में कितनी लेन-देन कर रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, 10.69 करोड़। तो टोटल मिला के 16.39 करोड़ रुपी जो है इलेक्ट्रॉनिक रुपी सर्कुलेशन। ठीक है, समझ रहे हो? द सर्कुलेशन वाज हाईएस्ट फॉर, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन 500 रुपए के नोट की चल रही है, 200 रुपए के नोट की चल रही है, और फिर सर्कुलेशन फॉर ऑल अदर करेंसी डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे टू 100 वाज बिलो 1%। बाकी जो 50 पैसे से लेके 100 रुपए तक की सर्कुलेशन है वो 1% से भी कम। तो सबसे ज्यादा तो 500 रुपए की और फिर 200 रुपए। टोटल फ्लो क्या कह रहा है? ये इंक्रीज हो गया 31% से। ठीक है, धीरे 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 ये बढ़ता ही जा रहा है। टोटल फ्लो कमर्शियल सेक्टर के अंदर 29,49,176 रुपीज करोड़ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2013 में 23 में टोटल फ्लो। ठीक, उसके बाद ये जो फ्लो है ये इंक्रीज होता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई। इसके बाद हमारी लास्ट न्यूज है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ IRDA। इन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी, इंटरडिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमेटी इस्टेब्लिश की है साइबर सिक्योरिटी पे। किस पे? साइबर सिक्योरिटी। जितने भी साइबर थ्रेट होते हैं उसके लिए IRDAI ने एक स्टैंडिंग कमेटी अपॉइंट की है। ठीक है, एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी अपॉइंट। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है ताकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को वो देख सके, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो भी ये साइबर थ्रेट हो जाते हैं ना इंश्योरेंस की कंपनीज के अंदर, तो उनको चेक करना कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। इस कमेटी का रोल क्या है वो तो समझ आ ही गया आपको, साइबर सिक्योरिटी को इनहेंस करना। इसके कॉम्पोजिशन में 10 मेंबर है और चेयरमैन PS जगन्नाथम। तो अगर पेपर में सवाल बन जाए PS जगन्नाथम कमेटी किस चीज के लिए है? साइबर सिक्योरिटी के लिए। किसने बनाई है? IRDAI ने बनाई। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स क्या है? IRDAI ने कुछ नॉर्म्स मैंडेट किए हुए हैं। ठीक है, रिस्क बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंग ही इनको सारा लेखा देखा रखना। IRDAI की बात करें तो 1999 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। चेयरपर्सन देबाशीष पांडा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और लाइसेंस और इंश्योरेंस की दुनिया को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी आज की। अब आज का क्वेश्चन क्या है? एक तो आपको सिडबी का हेडक्वार्टर बता, सिडबीज हेडक्वार्टर। ठीक है, दूसरा आपको ये बताना है कि सिडबी में, इन सिडबी गवर्नमेंट का कितना शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी। ठीक है, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में। तो आज की न्यूज में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।